और उनको हकीकत करते जा रहा हूं, तो मैं अपने आप को यह कह सकता हूं कि मैं सफलता अनुभव कर रहा हूं। और ये गोल्स कैसे होने चाहिए? प्री डिटरमाइंड होने चाहिए, यानी पहले से निर्णय किए गए होने चाहिए। राइट? कोई अकस्मात रूप कोई परिणाम मिल गया, वो सफलता नहीं है। पहले से हमने उसको निर्णय किया है, उसको लिख लिया है, उसके लिए हमारा पूरा शक्ति केंद्रित कर रहे हैं और फिर उसको हकीकत करते जा रहे हैं इस जीवन के प्रयास में, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं सफलता अनुभव कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। राइट? जैसे पुराना कहावत है कि एक घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, मगर पीना तो उसको खुद को ही पड़ेगा। जब तक आप खुद लगाम हाथ में नहीं ले रहे और खुद गोल्स नहीं बना रहे हैं, ऐसे गोल्स जो मूल्यवान हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके डिपार्टमेंट के लिए, आपके संस्था के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, ऐसे गोल्स बना रहे हैं और इस जीवन के कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप उसको हकीकत करते जा रहे हैं, तो अपने आप को यह कह सकते हैं कि मैं सफलता अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि सफलता अनुभव करने की चीज है। इसको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, गोल्स कैसे होने चाहिए? जो एलएमआई के साथ हैं वो समझते हैं कि गोल्स हमेशा स्पष्ट होने चाहिए। स्पष्टता यानी क्या? इतने स्पष्ट यानी मैं कहां हूं, कहां मुझे पहुंचना है, इतना स्पष्ट कि वो आप माप सके। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो आपने निर्णय लिया है, आपको ये आप मेजर कर सक रहे हैं कि ये 10% अचीव हो गया है, 50% अचीव हो गया है, 80% अचीव हो गया है, कि जो निर्णय लिया था वो अचीव हो गया है। और जो भी निर्णय लिया है वो अटेनेबल होने चाहिए, सिद्धि पात्र होने चाहिए। अब फिलोसॉफिकली हम बात करें तो सिद्धि पात्र तो सब कुछ है, मगर वास्तविक भी होना चाहिए। राइट? और समयबद्ध होना चाहिए, समय में बंधा हुआ होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा और सरल करूं, मुझे अपना शरीर का वजन कम करना है, ये क्या हो गया? या मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये क्या हो गया? ये सारी इच्छाएं हो गई। मुझे अपना शरीर का वजन 10 किलो कम करना है, मुझे अपना प्रोडक्शन डबल करना है, ये दोनों इच्छाएं हो गई। मुझे अपना शरीर का करना में 90 ने कम करना है। गोल्स बनाने पड़ेंगे जो स्पष्ट है, इतने स्पष्ट है जो आप माप सकें। है राइट? एक प्रयास है, जीवन का कंटिन्यूअस प्रयास है, वो जिस दिन उस दिन अंत होगा जिस दिन हमारा श्वास अंत होगा। तो एक ऐसा प्रयास है जिसमें हमें गोल्स बनाने हैं और उसको रियलाइज करते जाने हैं। ऐसे गोल्स जो हमने आगे से निर्णय लिए हैं, ऐसे गोल्स जो मूल्यवान हैं खुद के लिए, परिवार के लिए, संस्था के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, ऐसे गोल्स जो मैंने खुद निर्णय लिए हैं और मैं इस ऐसे गोल्स जो स्पष्ट हैं, माप सकूं, मेजर कर सकूं, ऐसे हैं, सिद्धि पात्र है, वास्तविक है और समय में बंधे हुए हैं। और ऐसे गोल्स जो मैं जीवन के सारे क्षेत्र में बना रहा हूं और उसको इस सफर में हकीकत करते जा रहा हूं, तो मैं अपने आप को यह कह सकता हूं कि मैं सफलता अनुभव कर रहा हूं। अब पहला सवाल, आपके गोल कार्ड्स बन गए हैं, बनाने हैं? अगले 3 महीने या अगले 6 महीने, अगर बहुत लंबा नहीं दिख रहा है तो अगला 3 महीना खाली सोचिए अपने आप को। 3 महीने दीजिए और 3 महीने में सवाल कीजिए, अगले 3 महीने के मेरे जो जवाबदारी का क्षेत्र है वहां मुझे क्या क्या गोल्स हकीकत करने हैं। फैमिली गोल्स है, क्या क्या हकीकत करने हैं। हेल्थ गोल्स है, वहां क्या क्या हकीकत करने हैं। सामाजिक गोल्स है, वहां क्या क्या, आध्यात्मिक और धार्मिक गोल्स है, वहां क्या क्या हकीकत करना है। क्योंकि
जब तक आपने खुद बैठ के गोल्स नहीं बनाए हैं, राइट, आपका मन आपके शरीर को उस दिशा में धक्का नहीं मारेगा। और जब तक वो गोल्स आपके नहीं होंगे, आपको सिद्धि का कभी संतोष आएगा ही नहीं। सफलता जो अभी रियलाइज कर रहे हैं, हकीकत कर रहे हैं, उसको उसका सेटिस्फेक्शन कभी आएगा ही नहीं। राइट। और गोल्स जैसे हम समझते आ रहे हैं कि मन में हो तो वो गोल्स नहीं है, वो मन में मर जाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। मन में गोल्स है ना, ऐसा है कि आप एक बीज लेके अपने पॉकेट में लेके सालों तक घूम रहे हैं। एक बीज कितने भी साल आप पॉकेट में लेके घूमेंगे, क्या होगा? उससे कुछ उगने वाला नहीं है। उसको आपको जमीन देना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, और फिर उसका जो भी सेवा करना पड़ेगा, तो वो कोई वृक्ष उसमें से उगेगा और फिर फल मिलेगा। राइट। तो पहले गोल्स को लिखित करना पड़ेगा, गोल्स को टाइप करना पड़ेगा। राइट। ओके। सो जो हमने समझा है कि सफलता क्या है, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थवाइल पर्सनल गोल्स। यानी इस जीवन के कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर आप गोल्स बना रहे हैं और उसको हकीकत करते जा रहे हैं, ऐसे गोल्स जो मूल्यवान हैं, ऐसे गोल्स जो आगे से निर्णय किए गए हैं, और ऐसे गोल्स आप खुद बना रहे हैं और उसको हकीकत करते जा रहे हैं, तो आप सफलता अनुभव कर रहे हैं। सरल शब्द में रखूं, सफलता क्या है? आपने जो भी गोल्स बनाए हैं उसके लिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप सफलता अनुभव कर रहे हैं। आप आंख बंद करके जो भी गोल्स निर्णय लिए हैं उसका सिर्फ कल्पना कर रहे हैं तो भी आप सफलता अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि सफलता एक जगह नहीं है जहां पहुंचकर आप ये कह सकते हैं कि मैं सफल हो गया। सफलता एक प्रयास है। इस जीवन प्रयास में आप अपने गोल के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप सफलता ही अनुभव कर रहे हैं। राइट। आप अपने गोल्स के लिए बैठ के पूरा डिटेल में प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप सफलता अनुभव कर रहे हैं। आपने अपने गोल्स के लिए एक कदम लिया है तो भी आप सफलता अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि गोल सफलता एक जगह नहीं है। और उस गोल्स के लिए जो भी मैंने बनाए हैं, जो मेरे लिए मूल्यवान है, जो मैंने निर्णय लिए हैं, उसके लिए मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, मैं सफलता ही अनुभव कर रहा हूं। सफलता अनुभव करने की चीज है। तो इस पॉइंट पे ये सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सफल होना है तो साथ में एक शब्द और एक साथ में आता है कि हर एक सफल व्यक्ति में एक व्यक्ति कॉमन है। वो क्या है? वो प्रोत्साहित है। तो प्रोत्साहन शब्द का मीनिंग क्या है? ये अपने आप को 1 मिनट दीजिए और अपने आप को सवाल कीजिए, मेरे हिसाब से प्रोत्साहन यानी क्या? प्रोत्साहन कैसे करते हैं ये नहीं, अच्छा प्रोत्साहन कैसे होते हैं ये नहीं, प्रोत्साहन यानी क्या? प्रोत्साहन शब्द का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड मोटिवेशन? राइट। इंग्लिश में अगर आपके सामने जो शब्द है उसको अगर देखेंगे तो दो शब्दों को मिलकर बना है प्रोत्साहन, मोटिवेशन। वो है मोटिव एंड एक्शन। मोटिव क्या हो सकता है? एक पर्पस हो सकता है, एक रीजन हो सकता है, एक गोल हो सकता है। और एक्शन यानी गो डू एंड एक्ट, यानी आप अपने गोल्स के लिए कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? आप मोटिवेटेड हो रहे हैं। यानी आप अपने गोल्स को लिखित कर रहे हैं तो भी आप क्या हो रहे हैं? प्रोत्साहित हो रहे हैं। आप अपने गोल्स के 4 व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहे हैं तो भी क्या हो रहे हैं? आप प्रोत्साहित हो रहे हैं। आप अपने गोल्स को पूरा डिटेल प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप प्रोत्साहित हो रहे हैं। आपने अपने गोल्स के लिए कोई एक कदम लिया है तो भी आप प्रोत्साहित हो रहे हैं। आपका गोल्स का आपने एक स्टेप अचीव किया है तो भी आप प्रोत्साहित हो रहे हैं। हमने दोनों शब्द, सफलता और प्रोत्साहन का, दोनों का मीनिंग एक ही निकाला। क्या? मोटिवेशन भी गोल डायरेक्टेड एक्शन है, प्रोत्साहन भी गोल डायरेक्टेड एक्शन है। यानी जब हम कोई भी गोल्स बनाते हैं और उसके लिए कोई भी कार्य करते हैं तो हम सफल भी हो रहे हैं और साथ में प्रोत्साहन हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि हर एक व्यक्ति सफल क्यों नहीं है? हर एक व्यक्ति सफलता क्यों नहीं अनुभव कर रहा है? और अगर प्रोत्साहन और सफलता दोनों का मीनिंग एक ही है तो पहले क्या आता है? यानी हमेशा हमारे जो एक सवाल मन में पैदा होता है कि पहले क्या आया, अंडा आया या मुर्गी आया? क्योंकि अगर मुर्गी नहीं है तो अंडा कहां से आएगा, और अंडा नहीं है तो मुर्गी कहां से आएगा? तो पहले प्रोत्साहन आएगा या सफलता आएगा, या पहले सफलता आएगा या बाद में प्रोत्साहन आएगा? तो दोनों साथ में आते हैं। जैसे आप अपने लक्ष्य बनाते हैं
और अपने लक्ष्य के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप साथ साथ प्रोत्साहित भी हो रहे हैं और साथ में सफल भी हो रहे हैं। ये दोनों साथ में आते हैं। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि हम प्रोत्साहित कैसे होते हैं। तो एक बहुत ही एक पुराना एक स्टोरी है, और हमें किसी को भी प्रोत्साहित करना है तो हम दो प्रकार के टेक्निक यूज करते हैं। अगर हम हमारे टीम के सदस्य को किसी को प्रोत्साहित करना है या परिवार के सदस्यों को भी किसी को प्रोत्साहित करना है तो बहुत बार हम लालच या इंसेंटिव का प्रयोग करते हैं अथवा बहुत बार हम भय का प्रयोग करते हैं। राइट? ये दोनों को एक उदाहरण की मदद से समझने का प्रयत्न करेंगे। आपकी स्क्रीन में आपको सामने क्या दिख रहा है? एक गधा दिख रहा है और उसके पीठ पर एक लकड़ी बांधा गया है और उस लकड़ी को एक गाजर बांधा गया है। यानी एक पुराना एक जो स्टोरी है कि गधे को गाजर के मदद से प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया गया कि अगर गधे को गाजर दिखाया तो वो आगे बढ़ेगा। राइट? अब गाजर दिखाना यानी ये क्या हो गया? ये हो गया इंसेंटिव हो गया अथवा लालच हो गया। अब गधा एक भी कदम आगे बढ़े अथवा लालच चलने के लिए थोड़े चीज ओके होना जरूरी है। पहला कि गधे को गाजर अच्छा लगना चाहिए, दूसरा गाजर फ्रेश होने चाहिए, तीसरा गाजर राइट डिस्टेंस पे होने चाहिए, उतने पास भी नहीं हो कि गधा खड़े खड़े खा ले, उतना दूर भी नहीं हो कि उसको दिखे नहीं। कल्पना कीजिए कि सब कुछ ओके है, गाजर गधे को बहुत ही अच्छे लगते हैं, गाजर फ्रेश है, राइट डिस्टेंस पे है, गधा आगे बढ़ने लगा। गधा आगे बढ़ने लगा यानी क्या हुआ? इंसेंटिव चला, लालच चला, और गधा आगे बढ़ा तो क्या हुआ? गाजर भी आगे बढ़ा। गधा ने 10 कदम आगे लिया तो गाजर भी 10 कदम आगे लिया। अब क्या होगा? थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद ही गधा 100 कदम आगे बढ़ेगा, फिर वो रुक जाएगा, क्योंकि कितना भी मैं प्रयत्न कर रहा हूं गाजर मेरे हाथ नहीं लग रहा है। तो इससे क्या होगा? लालच ने चलना बंद कर दिया। क्योंकि लालच क्या है? टेम्पररी है। आज का लालच कल मिनिमम हो जाएगा। अगर कल्पना कीजिए, अगर मैं हर रोज शाम में अपने बेटे को कहता हूं कि बेटा तो होमवर्क करेगा तो मैं तुझे 5 स्टार दिलाऊंगा, अगर हर रोज मैं उसको 5 स्टार दिला रहा हूं तो थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? उसके लिए 5 स्टार मिनिमम हो जाएगा। तो 5 स्टार तो मिनिमम मिलना है। जिस दिन मैं 5 स्टार नहीं लाऊंगा शायद उस दिन होमवर्क भी नहीं करेगा। अगर जो मिनिमम में मैं दे रहा हूं वो भी अगर मैंने नहीं दिया तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। और तो लालच एक टेम्पररी है और एक्सटर्नल भी है। अब गधे ने आगे चलना बंद कर दिया और मैंने, समझो कल्पना कीजिए कि जो लकड़ी उसके पीठ पे बांधा है वो निकाल के उसको मारना शुरू कर दिया, तो मैंने किसका प्रयोग किया है? मैंने भय का प्रयोग किया है। और भय का प्रयोग करता हूं तो भी क्या होगा? थोड़ी देर तक तो गधा दौड़ेगा, मगर बाद में क्या होगा? उसको कोई असर नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद वो यूज्ड टू हो जाएगा। अब उसको जो मार रहा हूं वो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम भय से भी बहुत जल्दी इम्यून हो जाते हैं, यानी आदी हो जाते हैं। और ये लालच और भय, ये दोनों क्या हो गया? दोनों टेम्पररी हैं और दोनों एक्सटर्नल हैं। अगर मुझे अपने आप को लालच से प्रोत्साहित करना है और अथवा मुझे अपने आप से वो भय से प्रोत्साहित करना है, या दूसरों को लालच से प्रोत्साहित करना है या दूसरों को भय से प्रोत्साहित करना है, तो मुझे हमेशा वहां रहना पड़ेगा और मुझे कोई ना कोई नया स्कीम क्रिएट करता रहना पड़ेगा या उनको भय दिखाता रहना पड़ेगा। मगर तीसरा एक प्रकार का प्रोत्साहन है, वो क्या है? वो तीसरा प्रकार का एक ही प्रोत्साहन है कि अगर गधा ये सोचने लगे कि मुझे दौड़ना है एक रेस के घोड़े की तरह, अगर सोच परिवर्तन आ गया तो क्या होगा? अगर गधा ये सोचने लगा कि मैं एक रेस की घोड़े की तरह दौड़ना चाहता हूं, तो क्या होगा? गधा हर रोज खुशी खुशी दौड़ेगा। तो तीसरा प्रकार का जो मोटिवेशन है वो है एटीट्यूडनल मोटिवेशन, यानी सोच का परिवर्तन
करके खुद को प्रोत्साहित करना या दूसरों को प्रोत्साहित करना। अब ये सोच का परिवर्तन होकर जब कोई प्रोत्साहित होता है तो वो इंटरनल है और वो परमानेंट है, क्योंकि आपको कोई प्रोत्साहित नहीं कर सकता है, आप ही अपने आप को प्रोत्साहित कर पाएंगे। और आपको कौन प्रोत्साहित कर पाएगा? आपकी सोच ही प्रोत्साहित कर पाएगी। आपको कोई ना कोई सलाह दे पाएंगे, आपको कोई वातावरण दे पाएंगे, मगर प्रोत्साहित तो आपको ही अपने आप को करना पड़ेगा, राइट? और वही इंटरनल है और वही परमानेंट है, राइट? क्योंकि भय टेम्पररी है, लालच टेम्पररी है, राइट? तो परमानेंट प्रोत्साहित होना है तो हमें हमारा सोच ही परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ही वो इंटरनल है, राइट? और अगर हमारे टीम के सदस्यों को भी हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उनकी सोच परिवर्तन करके उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो इसी को हम आज थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। दृष्टिकोण यानी क्या? एटीट्यूड यानी क्या? एटीट्यूड यानी सोचने की आदत, राइट? सफलता और एटीट्यूड, सोचने की आदत, दोनों रिलेटेड है क्या? ये थोड़ा पहले समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या समझा कि सोच को परिवर्तन करके ही हम प्रोत्साहित हो सकते हैं, राइट? तो सोच ही क्या हुआ? सोचने की आदत ही एक दृष्टिकोण हो गया, एक एटीट्यूड हो गया। सफलता हमारे दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर है क्या? तो इसको थोड़ा हम समझेंगे, राइट? एक फंडामेंटल सवाल जो हम जब भी एलएमआई करते हैं तो वहां से हम शुरू होंगे। आज भी आप एक सफल व्यक्ति तो हैं ही, मगर आपका व्यक्तिगत सफलता का स्तर अथवा आपका टीम का सफलता का स्तर किसके ऊपर निर्भर है? जो भी आप परिणाम ला रहे हैं वो परिणाम निर्णय ले रहे हैं, अथवा आज तक आप जो परिणाम लाए हैं उसने निर्णय लिया आज का सफलता का स्तर। आज से आप जो परिणाम लाएंगे वो निर्णय लेगा आपका भविष्य का सफलता का स्तर, यानी जैसे परिणाम वैसा भविष्य। मगर आपको जो भी परिणाम मिल रहे हैं वो किसके आधार पर मिल रहे हैं? आपके कार्यों के आधार पर, आपके प्रयत्नों के आधार पर, अथवा आपके व्यवहार के आधार पर, आपके कार्य करने की शैली के आधार पर। आप जिस तरीके से खुद काम कर रहे हैं, खुद से परिणाम ले रहे हैं, दूसरों को काम सौंप रहे हैं, दूसरों से परिणाम ले रहे हैं, टीम्स को किस तरीके से आप रख रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आपका बिहेवियर हो गया या एक्शन हो गया। यही व्यवहार निर्णय लेगा, यही कार्य निर्णय लेगा कि आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे भविष्य में। आपके कार्य कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? आपकी सोचने की आदत में से, ये आपकी सोच में से, आपके एटीट्यूड में से। क्योंकि अगर सोच पॉजिटिव है तो कार्य पॉजिटिव होंगे, सोच नेगेटिव है तो कार्य नेगेटिव होंगे। क्योंकि आपका शरीर किसका गुलाम है? आपका मन का गुलाम है। जो सूचना आपका मन देगा वही आपका शरीर करेगा। आपके मन के विरुद्ध आपका शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। मगर आपका जो भी सोचने की आदत है या एटीट्यूड है वो किसके ऊपर निर्भर है? आपकी मान्यताओं के ऊपर, राइट? आज आपके पास जो मान्यताओं का भंडार है वही, उसी के ऊपर आपका सोच पूरा बुना हुआ है। और ये मान्यता का भंडार जो हम समझते आए हैं कि आप अपने आप को जो वातावरण दे रहे हैं, राइट, वही वातावरण निर्णय लेगा कि आपके पास क्या मान्यता प्रबल रहेंगे। तो इसको और थोड़ा अगर हम आगे बढ़ाएं, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या समझा कि सफलता के लिए एटीट्यूड क्या होना चाहिए, अथवा सफलता के लिए सोचने की आदत क्या होना चाहिए। आपके सामने एक ऐनक रखा है, उसमें दो कलर के ग्लासेस हैं, ग्रीन है या रेड है, राइट? परिस्थिति एक ही है, आप किस नजर से उस परिस्थिति को देख रहे हैं। आज कोविड का वातावरण है, हम किस नजर से उस परिस्थिति को देख रहे हैं? हमने उसमें तक दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, या हमें उसमें थ्रेट दिख रहा है? आज हम घर के बाहर फ्रीली नहीं निकल पा रहे हैं तो उसके लिए हमने उसको क्या नजर से देख रहे हैं? उसका क्या क्या कर सकते हैं वो देख रहे हैं, या क्या नहीं कर पा रहे हैं वो देख रहे हैं? परिस्थिति एक ही है, मगर हम किस नजर से इस परिस्थिति को देख रहे हैं वो हमारी सोचने की आदत है। वो निर्णय लेगा कि हम भविष्य में क्या होंगे।
तो थोड़े एटीट्यूड्स सही करने बहुत जरूरी है। अगर ये एटीट्यूड्स हमने सही कर लिया तो सफलता अनिवार्य है। पहला एटीट्यूड क्या है? खुद के प्रति मेरा सोच क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति की हैसियत से मुझे हमेशा अपने आप को किस नजर से देखना चाहिए? हमेशा हमें यही नजर से देखना चाहिए कि भगवान ने मुझे बहुत प्रेम से बनाया है, भगवान ने मुझे अपूर्व शक्ति दी है, अपूर्व क्षमता दी है, मैं भगवान का प्रिय बालक हूं, मैं जो कल्पना कर सकता हूं उसको हकीकत कर सकता हूं, उतनी शक्ति और क्षमता भगवान ने मुझे दी है। अगर खुद के प्रति ये एटीट्यूड है अथवा खुद के प्रति ये सोच है तो क्या होगा? तो ही प्रबल कार्य होंगे, तो ही प्रयत्न होंगे, तो ही उत्साह से मैं कार्य कर पाऊंगा, अपने आप को उत्साह से आगे बढ़ा पाऊंगा, परिवार के सदस्यों को उत्साह से मैं प्रोत्साहित कर पाऊंगा, टीम के सदस्यों को मैं उत्साह दे पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं खुद खुश नहीं हूं तो दूसरों को खुश कैसे रख पाऊंगा? राइट? अगर मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो दूसरों को कॉन्फिडेंस कैसे दे पाऊंगा? तो पहले हमेशा खुद के प्रति सोच को क्या करना पड़ेगा? प्रबल करना पड़ेगा। अगर खुद के प्रति मेरी ये सोच है कि मैं अधूरा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, भगवान ने जब मुझे बनाया शायद मूड में नहीं थे, राइट? अगर ये सोच खुद के प्रति है तो क्या होगा? मैं कमजोर हूं, मैं जो निर्णय लूंगा वो शायद नहीं कर पाऊंगा। अगर ये सारी सोच मेरे मन में आ रहे हैं तो क्या होगा? मैं अपने आप को भी संभाल नहीं पाऊंगा, दूसरों को भी संभाल नहीं पाऊंगा। तो पहले मुझे खुद के प्रति सोच प्रबल बनाना है, राइट? हर रोज प्रार्थना करते समय, सुबह उठते समय, आईने में देखते समय हमेशा अपने आप को ये बार बार बताते रहे कि मैं भगवान का प्रिय बालक हूं, भगवान ने मुझे अपूर्व शक्ति दी है, जो मैं कल्पना करता हूं वो सब हकीकत करने की मुझे शक्ति और क्षमता दी है, राइट? अथवा जैसे एक लेखक ने कहा है कि भगवान के प्रोडक्शन में कभी कोई फॉल्ट नहीं आता, उनके प्रोडक्शन में अगर मैं फॉल्ट ढूंढने लगा तो उससे बड़ा मूर्ख ही कोई नहीं है, राइट? तो ये नजर से अपने आप को देखना पड़ेगा। अगर ये नजर से मैं अपने आप को देख रहा हूं और स्वीकार रहा हूं तो ही मैं परिवार को कॉन्फिडेंस दे पाऊंगा, तो ही मैं अपने टीम को कॉन्फिडेंस दे पाऊंगा, तो ही मैं अपने सप्लायरों को कॉन्फिडेंस दे पाऊंगा, अपने कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस दे पाऊंगा। तो पहले ये सोच बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, दूसरों के प्रति सोच। अकेले प्रगति कर पाएंगे मगर सीमित ही कर पाएंगे, राइट? आप अकेले खुश कभी नहीं रह पाएंगे, दूसरों को खुश करने में ही आपको खुशी मिलती है, दूसरों की सेवा करने में, दूसरे की खुशी में ही आपको खुशी मिलती है, राइट? जब आपका ग्राहक आपके काम से संतुष्ट है अथवा आपके टीम के सदस्य अथवा आपके ऊपरी आपके काम से संतुष्ट है, तब आप संतुष्ट हो पाते हैं कि नहीं, मैंने जो किया है वो अच्छा है और उसकी प्रसन्नता ही है। तो अकेले प्रगति पॉसिबल है मगर बहुत सीमित पॉसिबल है। सबको साथ में लेके, यानी दूसरों को कौन से नजर से देखना पड़ेगा? जैसे मैं अपने आप को जिस नजर से देख रहा हूं ऐसे दूसरों को भी देखना पड़ेगा कि भगवान ने जिस प्रेम से मुझे बनाया है, जितने भी सदस्य मेरे परिवार में हैं, जितने भी सदस्य मेरे टीम में हैं, जितने भी मेरे सप्लायर हैं, जितने भी मेरे कस्टमर हैं, इनको भी भगवान ने उतने ही प्रेम से बनाया है जितने प्रेम से मुझे बनाया है। मगर हर एक व्यक्ति क्या है? विषय। हर एक व्यक्ति अलग है, कोई दो व्यक्ति सेम नहीं है। यानी ये हर एक व्यक्ति नेचुरल रॉ मटेरियल है और हर एक मटेरियल की अपनी प्रकृति रहेगी। जैसे मुझ में बहुत सारी शक्तियां हैं, मुझ में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी रहेंगे, इसी तरह मेरे परिवार में भी अनेक व्यक्ति हैं, हर एक के अपने अपने शक्तियां रहेंगी, उनके ही अपने अपने लिमिटेशंस भी रहेंगे या नेगेटिव भी रहेंगे। ऐसे टीम में भी अनेक व्यक्ति हैं मेरे साथ, उनमें बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, उनमें बहुत सारे नेगेटिव भी हैं, मगर मुझे केंद्रित किस पे होना पड़ेगा? मुझे हर एक व्यक्ति के जो प्लस पॉइंट है उसी पे केंद्रित होना पड़ेगा और उनके जो प्लस पॉइंट हैं उसके हिसाब से, अगर टीम के सदस्य हैं तो जो उनके शक्तियां हैं उन शक्तियां के हिसाब से मैं उनको काम दूं, जवाबदारी दूं। और जहां वो वीक है वहां मैं उनको कोई ट्रेनिंग दूं या कोई और एक व्यक्ति साथ में दे दूं जिनका वो स्ट्रांग पॉइंट है और काम को कंप्लीट कर दूं। जैसे आपके सामने जो है जिक्सॉ पजल है कि दो
छोटे पजल के टुकड़े मिलकर ही एक बड़ा एक चित्र बनता है। तो हर एक व्यक्ति के अपने प्लस हैं, अपने माइनस हैं, मगर हमें फोकस होना है सिर्फ व्यक्तियों के प्लस पे। अथवा एक लेखक ने इसको बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है कि मुझ में ही बहुत सारे प्लस हैं और मुझ में ही बहुत सारे माइनस भी हैं। इतने माइनस मुझ में होने के बावजूद मैं अपने आप को बहुत ही सरलता से स्वीकारता हूं, दूसरों को क्यों नहीं? दूसरे जैसे हैं वैसे अगर मैं स्वीकारने लगूं, अगर ये मेरी एटीट्यूड है, ये मेरा दृष्टिकोण है, तो क्या होगा कि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति है, हर एक व्यक्ति जैसा है वैसा अच्छा ही है, और व्यक्ति जैसा है वैसा मैं उनको स्वीकारने लगूं तो क्या होगा? तो विश्वास बैठेगा। और ट्रस्ट या विश्वास 50% विश्वास या 80% विश्वास जैसा होता नहीं, या तो 100% मैं किसी के ऊपर विश्वास करता हूं या श्रद्धा रखता हूं, या तो 0 रखता हूं। राइट? यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 50% श्रद्धा से काम नहीं कर सकते। या तो आप 100% श्रद्धा रख रहे हैं या 0 रख रहे हैं, और 0 रख रहे हैं तो आपको जो आप श्रद्धा रखेंगे वही श्रद्धा आपको रिटर्न में मिलेगा। जितना ट्रस्ट आप दूसरे पे करेंगे उतना ही ट्रस्ट दूसरे आप पे करेगा। यानी अगर आप कहानी सुनते हैं तो दादा दादी की कहानी, उसमें एक कहानी थोड़े दिन पहले एक डाला था कि एक ट्रैकिंग में एक लड़का जाता है और एक झरना उसको पार करना है, और झरना देखते ही उसको डर लग रहा है कि मैं ये कैसे पार करूंगा, पार कर पाऊंगा या नहीं। और जब ये सोच रहा है, एक हाथ आगे बढ़ता है और उसको पकड़ता है, और ये जो हाथ जिसने उसको पकड़ा है वो एक छोटे बच्चे का है जो 9-10 साल का है। और ये बच्चा इनको सवाल करता है कि भैया मुझे डर लग रहा है, आप मुझे ये झरना पार करा दीजिए। और क्या होता है, दोनों छोटे छोटे कदम आगे लेते हैं और दोनों झरना पार कर लेते हैं। यानी जब आप पे कोई विश्वास करता है तब क्या होता है, आपको अपने आप पे भी विश्वास बढ़ जाता है, और आप क्या करते हैं, आप साथ में आप दूसरे पार निकल जाते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे के प्रति आप क्या सोच रखते हैं। तो व्यक्ति जैसे हैं वैसे अच्छे ही हैं, बस उनकी अच्छा देखना जरूरी है। और सिर्फ प्लस वाले व्यक्ति आप ढूंढने निकलेंगे तो क्या होगा? मेरे टीम में सिर्फ प्लस वाले ही व्यक्ति होने चाहिए, मेरे टीम में सिर्फ मेरे परिवार में सिर्फ प्लस वाले व्यक्ति होने चाहिए, ऐसा ढूंढने निकले तो क्या होगा? आप भगवान को ढूंढने निकले हैं, और भगवान धरती पे नहीं मिलेंगे, आपको उसके लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। राइट? आपको ऐसे कार्य करने पड़ेंगे और फिर तो ही आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा। धरती पर तो ऐसे ही लोग मिलेंगे जिसके अपने प्लस हैं, अपने माइनस हैं। राइट? यानी अगर कोई भी काम में, जैसे अगर आप घर बना रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के पत्थरों का आप प्रयोग करेंगे। अब जितना वजन एक ग्रेनाइट पत्थर ले सकता है उतना वजन एक मार्बल नहीं ले सकता है, मगर जितना बारीकी आप मार्बल में ला सकते हैं, जो पॉलिश आप मार्बल पे ला सकते हैं, उतना बारीकी आप ग्रेनाइट में नहीं ला सकते हैं। अब कौन सा पत्थर कहाँ पे प्रयोग करना है, कहाँ उपयोग करना है, वो किसको निर्णय लेना पड़ेगा? वो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप घर बना रहे हैं। उसी तरह आपके टीम में हर एक व्यक्ति अलग है, किस व्यक्ति की क्या शक्ति है, उसके हिसाब से उसको क्या जवाबदारी देना, उसे क्या परिणाम लेना, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उसको काम देना पड़ेगा और उससे परिणाम लेना पड़ेगा। जहां वो वीक है, उसके बहुत सारे प्लस हैं, मगर थोड़े ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वो वीक है। जहां वो वीक है उस प्रकार के उसको काम देता हूं और परिणाम की अपेक्षा करता हूं, तो क्या हो गया? मैं यहाँ एक काल्पनिक परिणाम की अपेक्षा कर रहा हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये एज अ मैनेजमेंट या एज अ लीडर, एज अ टीम लीडर मैं फेल जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसे व्यक्ति को काम देना है जिसके स्ट्रांग है वो एरिया में, और उसको फिर जवाबदारी देना है और उस पर श्रद्धा रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तियों को किस नजर से देख रहा हूं, और जितना आप व्यक्तियों पे श्रद्धा रखेंगे उतना ही काम 1+1 फिर 2 नहीं होगा, 1+1 11 हो जाएगा। क्योंकि तब सबका शक्ति, सबके अपने अपने शक्ति मिलते जाएंगे। तो थर्ड
एटीट्यूड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एटीट्यूड है परिस्थिति के प्रति क्या एटीट्यूड है। अभी हमने समझा कि अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ग्लास दिख रहा है। आप एक नजर से देख सकते हैं कि आधा खाली है, दूसरे नजर से आप ये देख सकते हैं कि आधा भरा हुआ है। हमेशा दिखना क्या चाहिए मुझे, आधा भरा हुआ है, या मुझे ये यहां तक दिखना चाहिए कि पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ, आधा हवा से भरा हुआ है। तो सवाल ये है मेरा ध्यान कहां चला जाता है, मेरा फोकस हमेशा कहां चला जाता है, जो नहीं है उस पर चला जाता है कि जो है उस पर रहता है। ये दृष्टिकोण है मेरा। तो यहां मुझे जागरूक रहना है। मैं इस पे केंद्रित हूं कि क्या नहीं कर सकते हैं, कि इस पे केंद्रित हूं कि इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। तो हमेशा ये फोकस उस पे रहना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। अब कोई कारण सर, कोई एक्सीडेंट के कारण मेरा एक उंगली कट गया है, तो मैं केंद्रित किस पे हूं, जो उंगली कट गया उस पे केंद्रित हूं कि बाकी जो 4 बचे हैं उस पे केंद्रित हूं, कि मैं जो 4 बचे हैं उसके साथ क्या कर रहा हूं। तो केंद्रित हमें हमेशा उसी पे होना चाहिए कि बचा क्या है। तो हमेशा ये भी जैसे आज की परिस्थिति में कि इनफ टीम नहीं है, कारीगर कम है, तो कितने हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, और उसमें कहां हम प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कहां हम ध्यान बढ़ा सकते हैं, राइट, कहां हम और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जो नहीं है उसके बारे में हम कितना भी सोचें या क्या कर सकते हैं कि और कारीगर आए, राइट, कि क्या कर सकते हैं उसी पे फोकस है, क्या है मेरे पास और उसके साथ मैं क्या कर सकता हूं। क्या नहीं है उसकी, और जो पॉसिबल ही नहीं है उसकी चिंता अगर मैं करूं तो क्या होगा, वहां सिर्फ दुखी मिलना है, पेन ही मिलना है, कोई रिजल्ट मिलना नहीं है। तो जो भी परिस्थिति है उसमें एक नजर से देखें तो वो परिस्थिति एक पत्थर के नजर से दिखेगा, एक बड़े पहाड़ के नजर से दिखेगा। दूसरे नजर से देखेंगे तो उसको क्या है, वो एक स्टेप की नजर से दिखेगा। तो हमेशा हर एक परिस्थिति को किस नजर से देखना चाहिए, एक स्टेप के नजर से ही देखना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा, इसी नजर से देखना चाहिए कि ये आज का जो भी परिस्थिति है एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपने आप को अपना अपना स्किल बढ़ा सके, अपना टेम्परामेंट बढ़ा सके, ज्यादा काम कम व्यक्तियों के साथ कैसे कर सके, वो एक्सपर्टाइज डेवलप कर सके, राइट। क्योंकि आपका बेस्ट कब आता है, आपका बेस्ट तभी आता है जब क्राइसिस होता है, राइट। हमेशा बेस्ट तभी आता है जब क्राइसिस होता है। ज्यादातर इन्वेंशन कब हुए हैं, क्राइसिस में ही हुए हैं। ज्यादातर इन्वेंशन वॉर्स में हुए हैं, वॉर्स के टाइम सबसे ज्यादा इन्वेंशन होते हैं, क्योंकि तब जीवित रहना है, तब बचाना है, देश को बचाना है। ऐसे टाइम में ही, यानी जब ऐसा कोई परिस्थिति आता है, जब क्राइसिस हो, तभी अगर जो व्यक्ति पॉजिटिव सोच रहा है, जो व्यक्ति पॉसिबिलिटी सोच रहा है, जो व्यक्ति सोच रहा है कि क्या कर सकते हैं, तभी कुछ ऐसा इनोवेशन आप बाहर लाते हैं, ऐसा कुछ बेटर बाहर लाते हैं, ऐसा कुछ नया टेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ नया मैनेजमेंट स्किल आप ढूंढ के लाते हैं, राइट। जैसे अभी आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं, राइट, ये परिस्थिति जूम पे कर रहे हैं, ये पहले भी कर सकते थे, राइट। तो आज तक हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि परिस्थिति नहीं था। तब ये परिस्थिति आया तो हमने इसको ये यूज करना शुरू किया। ये जब से ये यूज करना शुरू किया, कोई बॉर्डर ही नहीं रहा है। अभी मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूं, आज शाम में मुझे एक व्यक्ति कनाडा में मीटिंग है, कल कहीं और जगह मीटिंग है, तो कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। तो जो क्या नहीं कर सकता हूं उस पर केंद्रित नहीं रहना है, क्या कर सकते हैं उस पर फोकस हो जाना है। क्योंकि हर एक परिस्थिति जो भी हो रहा है इसी नजर से देखना है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अब इसके अच्छा क्या है वो क्या क्या करना पड़ेगा, वो मुझे देखना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढेंगे तो क्या होगा, मिलेगा, राइट। मगर ये सोच बना लिया कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, राइट, मेरे करियर में क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने ऐसा तो क्या किया कि ये मेरे साथ हुआ है, ये सब सोचने लगेंगे तो क्या होगा, इसमें कोई जवाब निकलना नहीं है। आप अलग गलत चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, यानी आपने पूरे परिस्थिति को लाल रंग से देख रहे हैं। देखना कौन सी नजर से है, सिर्फ ग्रीन रंग से, कि क्या कर सकते हैं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, राइट। यानी ये जो भी प्लान है, किसका प्लान है, आपका प्लान नहीं, ये भगवान का प्लान है, राइट। और भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं,
अगर उनमें श्रद्धा है तो उसी नजर से देखना है, क्योंकि उनके प्लान पे अगर मैं शक करने लगा तो उनसे बड़ा मूर्ख, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। तो जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, राइट। ऐसा मौका है कि जहां मैं अपना बेस्ट दिखा सकूं, ऐसा हो रहा है, ऐसा मौका मिला है कि मैं और कलाएं सीख सकूं, राइट। जो मैं थोड़ा सेफ जोन में आ गया था, वापस ये मुझे हिला दिया है कि ओके, अपने आप को धार करता ही रहना है, राइट। क्योंकि जितना मैं अपने आप को धार करते जाऊंगा, भविष्य की तैयारी करते जाऊंगा, उतना ही मैं अपने आप को, अपने टीम को, अपने परिवार को, सबको मैं अच्छा रिजल्ट दे पाऊंगा। तो उसी नजर से देखना है कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और अच्छे के लिए हो रहा है और हमेशा होता आया है। तो वही नजर से अगर देखेंगे, वो एटीट्यूड बनाएंगे तो क्या होगा, तो ही दिखेगा और तो ही हम सबसे अलग में भी निखर के आएंगे। क्योंकि सबके पास वही समय है, सबके पास वही परिस्थिति है, मगर इस परिस्थिति में जो अलग से देख रहा है, देख पा रहा है, जो सही देख पा रहा है, जो क्या कर सकते हैं वही देख पा रहा है, वही समय का सदुपयोग कर पाएगा, वही इस मौका का सदुपयोग कर पाएगा, राइट। वही अलग होकर निभर कर बाहर आएगा। बाकी के सारे क्या होंगे, समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं करेगा वो साइड में रह जाएगा। तो उसी नजर से परिस्थिति को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एटीट्यूड जो हमें डेवलप करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो एटीट्यूड टुवर्ड्स गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, राइट। ये सही मौका है कि इस सोच को हमें बहुत ही प्रबल करना है। अगर मेरी सोच ये है कि गोल्स क्या बनाना, कि गोल्स बनाने से कुछ फायदा नहीं होता है, गोल्स बनाते हैं फिर हकीकत नहीं होते हैं, ये मेरे गोल्स, और फिर पीड़ा होता है, उससे अच्छा जीवन जो दे रहा है उसको मैं अनुभव करते जाऊं। गोल्स ही अगर नहीं है तो क्या होगा? दिशा ही नहीं होगा। गोल्स ही अगर नहीं है तो गति नहीं होगा। गोल्स ही अगर नहीं है तो आप अपने आप को केंद्रित ही नहीं कर पाएंगे, राइट। जो भी आपके पास कला है, अनुभव है, वो आप उसको केंद्रित ही नहीं कर पाएंगे, राइट। कोई दिशा ही पकड़ नहीं पाएंगे, गति नहीं ला पाएंगे अपने आप को, और ये सब नहीं ला पाएंगे तो क्या होगा? आप में जो कुदरती शक्ति है उसको आप केंद्रित ही नहीं कर पाए तो आपके साथ ही राख हो जाएगा, उसको वो बाहर आएगा ही नहीं। तो गोल्स के लिए हमेशा सोच क्या बनाना पड़ेगा? गोल्स के लिए सोच हमेशा पॉजिटिव, के ग्रीन ग्रीन ग्लासेस के साथ ही गोल्स के देखो, नहीं ये सही मौका है कि मैं अपने आप को मूल्यवान गोल्स अपने आप को दूं, कि अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में क्या क्या हकीकत करना है। और गोल्स बनाते समय हम पहले से समझते आ रहे हैं कि गोल्स बनाते समय कैसे इसको हकीकत करूंगा, ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गोल्स बनाते समय हाउ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, व्हाट आई वांट टू अचीव एंड व्हाई वांट टू अचीव, ये दो मेन इंपॉर्टेंट। क्या हकीकत करना है और ये हकीकत क्यों करना है, ये मेरे लिए या हमारे टीम के लिए, हमारे संस्था के लिए क्यों मूल्यवान है ये हकीकत करना, राइट। जब आप वो पर्पस देते हैं और क्या हकीकत करना है वो क्लैरिटी देते हैं, रास्ते मिलते जाते हैं। रास्ते थे ही जो हमें दिख नहीं रहे थे, जैसे ही क्लैरिटी दिया रास्ता निकलने लगता है, राइट। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम आगे से समझते आ रहे हैं कि सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है? स्टार्ट करना। एक बार स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, रास्ता आपको अपने आप निकलने लगते हैं। तो गोल्स के प्रति, और सिर्फ गोल्स बनाएंगे चलेगा नहीं चलेगा। सबसे सरल कार्य अगर कुछ है वो है गोल्स बना देना। ये समय है डिटेल प्लानिंग का। तो प्लानिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रीन चश्मे पहनने पड़ेंगे। कि अगर मैं खुद का घर भी बनाने निकला हूं, प्लान बिना खुद का घर बनाने निकलूंगा, या खुद का रूम भी अगर मुझे रिनोवेट करना है, डिटेल प्लानिंग के बिना रूम भी रिनोवेट करने चला तो क्या होगा? मेरे कॉस्ट में नहीं होगा, मेरे टाइम पे नहीं होगा, एक ही बनाया हुआ चीज में 4 बार तुड़वाऊंगा, राइट। और बनने के बाद भी वो संतोष नहीं रहेगा। पहले पेपर पे प्लान करना पड़ेगा, फिर काम शुरू करना पड़ेगा। और प्लान
टीम के साथ बैठ के करना पड़ेगा कि जो हमने निर्णय लिया है उसमें जैसे हम समझते आए हैं कि उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, तब इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या सोल्यूशन करना चाहिए, और इन सॉल्यूशंस को हकीकत करने के लिए टीम सदस्य जो हम हैं, किस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, क्या हर रोज करना पड़ेगा, क्या नियमित रूप से करना पड़ेगा, क्या कितने समय के अंतर में करता रहना पड़ेगा, और ये सब लेखित करना पड़ेगा, और समय से क्या करना पड़ेगा उसको ट्रैकिंग करता रहना पड़ेगा कि हम सही दिशा में सही गति में बढ़ रहे हैं, कि प्लानिंग और कमजोर है, उसको और कुछ और स्ट्रांग बनाने, प्लानिंग को और डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि सही दिशा और सही गति पकड़ा है हमने तो हमारा प्लानिंग राइट है। अगर दिशाहीन हो रहे हैं अथवा गति टूट रहा है तो उसका अर्थ क्या है, हमारा प्लानिंग कुछ कमजोर है, हमारा प्लानिंग चल नहीं रहा है। तो हमें वापस पेपर के साथ बैठना पड़ेगा, टीम के साथ बैठना पड़ेगा और वापस चर्चा में जाना पड़ेगा और सवाल ये करना पड़ेगा कि आज की परिस्थिति में क्या क्या बाधाएं आ रही है, अथवा जो भी हमने लक्ष्य निर्णय लिए है उसको हकीकत करने में क्या क्या बाधाएं आने की संभावना है, और उन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, और उन सॉल्यूशंस को हकीकत करने के लिए एज अ टीम किस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, क्या हर रोज करना पड़ेगा, क्या नियमित रूप से करना पड़ेगा, क्या किस तारीख तक करना पड़ेगा। तो डेफिनेट प्लान्स गिव यू डेफिनेट रिजल्ट्स, राइट, यानी जितना आपका डिटेल प्लानिंग होगा उतना ही डेफिनेट रिजल्ट मिलने की संभावना है। इनडेफिनेट प्लान्स गिव यू नो रिजल्ट्स, राइट, यानी कोई अकस्मात होने वाला नहीं है, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। चमत्कार उन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है जो प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न सही है तो चमत्कार होने की संभावना है। राइट प्रयत्न तभी होगा जब आपका डिटेल प्लानिंग है, और डिटेल प्लानिंग तभी होगा जब आपकी सोच ये है कि नहीं प्लानिंग करना चाहिए, और प्लानिंग तभी होगा जब आपका सोच ये है कि गोल्स बनानी चाहिए। तो सवाल मेरा यही है कि आपने गोल्स बनाए हैं, गोल्स लिखित हैं, अगर गोल्स बना दिए हैं, गोल्स लिखित भी हैं, तो उनके आयोजन बने हैं, प्लानिंग बने हैं, राइट, उस दिशा में क्या क्या करना है, राइट, पहले सोच बनाना है और उसके लिए वो दिशा में प्रयत्न भी करना है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज, बदलाव के प्रति सोच। समय के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बदलता ही रहना पड़ेगा, राइट। आज जो भी समय है, आज का परिस्थिति ऐसा, आज समय ऐसा आया है कि हर एक व्यक्ति ने ये स्वीकार लिया है कि जो मैं करता आ रहा हूं वही करते जाऊंगा तो क्या होगा, भविष्य में वो नहीं मिलेगा जो आज तक मिलता आया है, राइट। अगर ये स्वीकार में नहीं रहा हूं तो क्या होगा, कब पाँव के नीचे से जमीन निकल गया पता ही नहीं चलेगा। मुझे अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करना ही पड़ेगा। भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने आप में निवेश करना पड़ेगा, समय श्रम, कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा, कुछ में भी सीखते रहना पड़ेगा, कुछ नई कलाएं सीखते रहना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग सीखना पड़ेगा और जवाबदारियां लेना पड़ेगा, क्योंकि जो परिस्थिति आई है उससे बहुत सारे लिंक्स टूटे हैं। लिंक टूटना यानी क्या है, कल्पना कीजिए एक चेन है और चेन को दोनों साइड से खींचेंगे तो क्या होगा, जो सबसे कमजोर कड़ी है वहां से टूटेगी। तो चेन की शक्ति कितनी हो गई, जो सबसे कमजोर कड़ी की शक्ति है वो चेन की शक्ति हो गई। उसी तरह एज अ टीम भी हम आज की परिस्थिति में कुछ रिजल्ट लाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से टूट रहे हैं। एज अ व्यक्ति भी हम अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से टूट। क्या एरिया है, वो सारे ऐसे एरिया है जहां मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, जहां मुझे कुछ सीखना है, जहां मुझे कुछ समझना है। कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, राइट, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। जब तक मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, यानी एक लेखक ने लिखा है कि अगर आपको अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है तो विश्व में आप में किसको इंटरेस्ट नहीं है। पहले खुद में अपने आप को आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, खुद की प्रगति में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। खुद की प्रगति में कब इंटरेस्ट लेना, यानी लगाम हाथ में लेना पड़ेगा, अपने जीवन का लगाम अपने हाथ में लेना पड़ेगा कि मैं जो जवाबदारी संभाल रहा हूं, आज मेरे ऊपर जो भी जवाबदारी है उसको असरकारक रूप से निभाने में, अथवा इस परिस्थिति में जो भी जवाबदारी या जो भी लक्ष्य हम बना रहे हैं उसको इच्छित समय में हकीकत करने के लिए मुझे अपने आप को और कहां स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
और अगर मैं स्ट्रांग नहीं करूंगा तो मैं टूटते जाऊंगा, और टूटते जाऊंगा तो क्या होगा? राइट? संस्था रुकेगा नहीं या समय रुकेगा नहीं, समय तो अपना काम करके आगे बढ़ी जाएगा, मैं पिछड़ जाऊंगा। तो सवाल अपने आप को बार बार यही करना पड़ेगा, अथवा चेंज को पहले किस नजर से देख रहे हैं, बदलाव को किस नजर से देख रहे हैं। पहले बदलाव को ग्रीन चश्मे से देखना पड़ेगा। जैसे एक थोड़े दिन पहले मैंने एक स्टोरी शायद यूज किया था, कहानी जो था कि आपका सबसे फेवरेट खाने में डिश कौन सा है। अगर आप कल्पना करेंगे, जैसे आप कल्पना करेंगे मुंह में शायद पानी आएगा। किसका हाथ का बना हुआ डिश आपको सबसे अच्छा लगता है, कौन सा डिश? अगर ये डिश जो व्यक्ति के हाथ का बना हुआ जो आपको सबसे प्रिय है, वो हर रोज दिन में 3 बार बहुत ही प्रेम से वही व्यक्ति बना के आपको दे रहे हैं, तो कितने दिन खा पाएंगे? दूसरे या तीसरे दिन क्या होगा? आपका मन कहेगा कि भाई कुछ और खिलाओ, बस ये बहुत हो गया। जो आपका सबसे प्रिय खाने का डिश है, उसका कल्पना करते ही आपके मुंह में पानी आ रहा है। वही जब रूटीन हो जाता है, क्या होता है? आपका मन भर जाता है और आपको कुछ नया चाहिए। तो मन की भूख क्या है? कुछ नया लाओ। तो मन की भूख है कि कुछ नया सिखाओ मुझे, कोई नई कला सिखाओ मुझे, और स्ट्रांग बनाओ मुझे। मन की भूख है ये। मगर मैं अपने मन को उसके भूख से दूर रख रहा हूं तो क्या होगा? तो इस और एक रूप में रखूं, अगर आप एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, अथवा इंडिया में ऐसे बहुत कम परिस्थिति, मगर यूएस में और ऐसे इवन यूरोप में बहुत जगह ऐसे हैं कि आप किलोमीटर तक सीधा ही रास्ता जा रहे हैं, राइट? और सीधे रास्ते में क्या हो संभावना है? झोंका आने का संभावना बहुत है। घाट सेक्शन में आपको कभी झोंका नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस चेंज है, कंटिन्यूस कुछ नया है। आप बहुत घाट घाट सेक्शन में आपको चलाने का भी बहुत मजा आता है। तो मन की भूख है, कुछ नया लाओ, तब आप फुल जागरूक हैं। जब रूटीन हो जाते हैं, आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, आप निवृत्त हो जाते हैं। तो हमें यह सवाल करना पड़ेगा कि वो कौन से चीज हैं जहां मैं बदलाव से दूर भाग रहा हूं, वो कौन सी चीज हैं जहां मुझे ये कला सीखना पड़ेगा, ये और एक जवाबदारी लेना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये बदलाव के लिए मुझे ओपन होना पड़ेगा, क्योंकि जो चलता आया है वही भविष्य में नहीं चलेगा, और जो मैं करते आ रहा हूं वही भविष्य में करने जाऊंगा तो वो परिणाम नहीं मिलेगा भविष्य में जो भूतकाल में मिला है, राइट? वही करके अलग परिणाम की अपेक्षा करना वो सेकचल्ली के विचार है। अगर मुझे अलग परिणाम चाहिए तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, मुझे अलग यानी अलग करने के लिए मुझे नई कलाएं सीखना पड़ेगा, मुझे नई जवाबदारियां लेना पड़ेगा, राइट? और मुझे रिजल्ट देने पड़ेगा, राइट? तो चेंज के लिए ओपन रखना पड़ेगा अपने आप को। जो 2 चक्र दिख रहे हैं, राइट? लेफ्ट के जो है, आप देखेंगे कि अंदर एक छोटा चक्र है, बाहर एक बड़ा चक्र है। अंदर का चक्र क्या है? मेरे काबू में जो है वो अंदर का चक्र है। बाहर का चक्र क्या है? जो मेरे काबू में नहीं है। अगर आप अपने आप को सवाल करते हैं कि मेरे काबू में क्या है, तो आपके काबू में क्या है? आप आपका काम आपके काबू में है। आप कितने बजे आते हैं, कितने बजे घर जाते हैं, वो आपके काबू में है। आप कितना उत्साह से काम कर रहे हैं, वो आपके काबू में है। आप कितना प्रोत्साहित हैं, वो आपके काबू में है, राइट? आप किस तरीके से दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो आपके काबू में है, राइट? जो आपका क्वालिटी वो आपके काबू में है, वो जो आपका डिलीवरी है वो आपके काबू में। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके काबू में है, और बहुत कुछ ऐसा है जो आपके काबू में नहीं है। आपके काबू में क्या नहीं है? तेजी मंदी आपके काबू में नहीं है। अभी जो ये कोविड-19 का जो वातावरण चल रहा है वो आपके काबू में नहीं है। गवर्नमेंट के नियम आपके काबू में नहीं है। दूसरों का व्यवहार मेरे प्रति वो मेरे काबू में नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे काबू में नहीं है, और बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे काबू में है। एक पॉजिटिव व्यक्ति अपने आप को कहाँ केंद्रित रखेगा? हमेशा अंदर। हमेशा अपने मेरे काबू में क्या है उसी पे केंद्रित होगा, और क्या प्रयत्न करेगा कि जो मेरे काबू में है उसको मैं और कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, कि मैं अपना स्वास्थ्य और कैसे और अच्छा करूं, मैं अपना डिसिप्लिन और अच्छा कैसे करूं, मैं अपना
काम का जो कारीगरी है उसको और बेटर कैसे करूं, मैं अपना कम्युनिकेशन है वो और बेटर कैसे करूं, मैं अपना क्वालिटी है उसको और बेटर कैसे करूं, मैं अपना पैकिंग है वो और बेटर करूं, मेरा वेस्टेज है उसको और कैसे कम करूं। यानी हमेशा उसी पे फोकस रहेगा कि मेरे काबू में क्या है और उसको स्ट्रांग करते जाएंगे। और जितना अंदर से हम स्ट्रांग होते जाएंगे क्या होगा, बाहर के परिबलों का बहुत ही कम असर हम पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मगर ज्यादातर व्यक्ति कहाँ फंस जाते हैं, बाहर के कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, डर का माहौल है, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ अच्छे निर्णय नहीं ले रहे हैं, कोई कारीगर बहुत कम है, यानी सब पूरे इसी पे। और कितना भी समय हम इस चीज पे दें जो हमारे काबू में नहीं हो, क्या होगा, हम जो हमारे काबू में है उस पर समय नहीं दे रहे, जो हमारे काबू में उस पर हम समय नहीं दे रहे तो क्या होगा, बाहर के परिवार और हावी होते जाएंगे और जो हमारे काबू में है वो भी हमारे काबू के बाहर निकलता जाएगा। तो हमें केंद्रित कहाँ रहना है, हमें सिर्फ यहीं पर केंद्रित रहना है कि मेरे काबू में क्या है और उस पर हम अपने आप को प्रबल करते जाएं। उसी तरह टीम के भी, हमारे एज ए टीम हमारे काबू में क्या है और उसको हम और स्ट्रांग कैसे करते जाएं कि बाहर के परिवारों का असर हमसे कम से कम हो। तो ये जैसे करते जाएंगे क्या होगा, हम स्ट्रांग होते जाएंगे और धीमे धीमे रिजल्ट जो हम इच्छा रख रहे हैं उसकी ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे और इच्छित परिणाम हकीकत करते जाएंगे। ओके, ये था जो मुझे प्रेजेंट करना था। अब कोई अगर सवाल है तो वो सवाल ले सकते हैं और फिर आगे अगर बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं। बस अब आप बोलिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज किया। उम्मीद करूंगा कि हमारा मधुसूदन परिवार आज मौका मिला है तो सबसे कोई क्वेश्चन पूछे। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि आज के टाइम पे जो हमको प्रोसेस लग रहा है कि जो कोविड के बाद सिचुएशन बना है उसमें हमारा रोल कैसा होना चाहिए, हमारी वर्किंग कैसी होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो डरा हुआ माहौल है और दूसरी तरफ चैलेंजेस भी पूरे हैं, व्यापार के, परिवार के और सबके। इन सब के बीच में आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, आपको इतने सब अलग अलग लोगों से एक्सपोजर है, मिलते हैं, करते हैं, इंटरेक्शन होता है थ्रूआउट द लॉकडाउन पीरियड में, और उसमें आपके काफी सारे वेबिनार्स हुए। तो आपका क्या हमारे लिए मैसेज है, हाउ वी शुड प्रोसीड? देखना है सर्वप्रथम तो जो परिस्थिति है आपको उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। उन्होंने कम कर रखा है। जो भी परिस्थिति है उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। अब ये अगर हम सवाल करने लगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये अभी सिर्फ इंडिया में क्यों इतना बढ़ रहा है, या अब मेरे जीवन में ही कोरोना क्यों आना था, राइट, अगर ये कितने भी सवाल करें तो क्या होगा, इसका कोई जवाब मिलना नहीं है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हुआ है उसको स्वीकार लेना पड़ेगा और स्वीकार के फिर हमें देखना पड़ेगा कि अब हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको हेल्दी रखना है, अपने आप को, अपने परिवार को हेल्दी रखना है, राइट, टीम को हेल्दी रखना है, राइट। यानी जो भी गवर्नमेंट के जो रूल्स दिए हैं अथवा वो हमारे अच्छे के लिए दिए हैं, जो भी सेफ डिस्टेंसिंग है या मास्क पहन करना है या समय समय हमें हाथ धोना है या जो भी है वो क्या है, वो तो मिनिमम है जो हमें करना है, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। अब जो परिस्थिति है उसको हमें पहले स्वीकारना पड़ेगा और अब इस परिस्थिति में हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, परिवार को सुरक्षित रखते हुए हमें अपने आप को प्रोत्साहित रखना पड़ेगा, परिवार को प्रोत्साहित रखना पड़ेगा, टीम को प्रोत्साहित रखना पड़ेगा और कम्युनिकेशन में ज्यादा रहना पड़ेगा। किसके साथ? खुद के साथ, परिवार के साथ, टीम के साथ, सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, क्योंकि ये हमें सिर्फ सबको कॉन्फिडेंस देना है।
राइट, सबको कॉन्फिडेंस देना है। और राइट, तो और फिर इसे अपने आप, फिर जितना कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा अपने आप इसे बाहर निकलते जाएंगे। यानी अभी अभी अगर आप देख भी रहे हैं तो अगर लोग घर के बाहर आए हैं तो सेफ डिस्टेंस रख के ही आए हैं, और जिनको मे बी कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उन्हीं को हुआ है जो जिन्होंने लिटरली बेदरकारी रखी है। सर एक आपकी स्टोरी आई थी दादा दादी की कहानी की। हाँ जी, उसमें आपने कुल्हाड़ी के बारे में एक स्टोरी बोली थी। हाँ जी, तो मैं चाहूंगा कि फिर से एक उल्लेख किया जाए। आपने कुल्हाड़ी वाली दो भाइयों की स्टोरी सुनाई थी, जब जो झगड़ा हो गया, तो वो एक बार फिर से आप उसमें उसका भावार्थ वो समझाने की कोशिश करें। राइट। यानी एक कहानी सुनाई थी कि दो भाइयों के बीच में एक जमीन को लेकर विवाद हुआ। अब ये विवाद पंचों तक पहुंचा। अब दोनों भाइयों को पंचों पर पूरा विश्वास था। पंचों ने ये निर्णय लिया कि हम दोनों भाइयों के बीच में एक कंपटीशन रखेंगे। अब जो कंपटीशन में जीतेगा उसके नाम पे जमीन जाएगा। अब दोनों भाइयों को पंचों पर पूरा विश्वास था, यानी उन्होंने कहा कि आप जो भी कंपटीशन रखेंगे वो हमें स्वीकार है। तो पंचों ने कहा कि आपको सुबह से लेकर शाम तक झाड़ काटने हैं। जो ज्यादा झाड़ काटेगा उसके नाम पे जमीन जाएगा। तो उसमें से एक भाई बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका हाइट था 6 फुट 2, पहलवान था। उसने कहा तो ये कंपटीशन तो मेरे ही हित में जाएगा क्योंकि मेरा कुल्हाड़ी का का वजन ज्यादा है, मैं ज्यादा झाड़ काट पाऊंगा और मैं ही जीतूंगा। क्योंकि दूसरा जो भाई था वो 5 फुट 6 इंच था और सिंगल बॉडी था। अब ये जो पहलवान था उसने सोचा कि एक ही दिन का कंपटीशन है, मुझे एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसने रैबिट और टॉर्टोइस का जो कहानी उसको याद था कि मुझे कहीं पर भी सोना नहीं है, कहीं पर भी विश्राम लेना नहीं है। राइट, एक ही दिन है, सुबह से लेकर शाम तक मैं कंटिन्यूस काटूंगा। दोनों भाइयों को सुबह झाड़ काटने के लिए शुरू किया गया। दोनों जंगल में दो साइड गए और काटना शुरू किए। लगभग 1-2 घंटे के बाद जो सिंगल बॉडी वाला पतला भाई था वो बाहर आते हुए दिखा। पहलवान ने देखा कि ये थक गया है, शायद ये रुक गया है। इन्होंने बिल्कुल समय वेस्ट नहीं किया, ये काटते रहे। 5-7 मिनट के बाद ये वापस अंदर आते हुए दिखे। वापस 1-1.5 घंटे के बाद वापस बाहर जाते हुए दिखे। लंच तक उन्होंने ऑलरेडी 3 से 4 बार विश्राम ले लिया था। लंच में दोनों को 1 घंटे का विश्राम दिया था। वापस लंच के बाद झाड़ काटने का प्रयास शुरू हुआ। शाम तक वापस ये जो सिंगल बॉडी वाला व्यक्ति था उसने 3 बार विश्राम ले लिया था, यानी पूरे दिन में उसने 7 बार विश्राम ले लिया था। और ये जो पहलवान था उसने एक भी बार विश्राम नहीं लिया था। शाम को पंच आए और कहा कि अब झाड़ काटना बंद करो। और फिर पंच 2 टुकड़े में बट गए। दोनों कितने झाड़ कटे हैं वो गिनना शुरू किया। पहले पहलवान का गिन के आए, पहलवान के पूरे 100 कटे हुए थे। फिर जो पतला जो भाई था उसका गिन के आए तो 110 कटे थे। पहलवान ने कहा कि शायद गिनती में कोई गलती हुई है, क्योंकि मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 110 उसके कैसे कट सकते हैं। उसने 7 बार विश्राम लिया है। मेरा बॉडी देखो, इसका बॉडी देखो, मेरे कुल्हाड़ी के ऊपर वजन देखो, इसका कुल्हाड़ी के ऊपर वजन देखो, ये मुझसे ज्यादा काट ही नहीं पाएगा। तो पंचों ने भी सोचा कि शायद हमारी गलती हुई है गिनती में, तो वापस गिनती हुई। पहलवान के गिन के आए तो 100 सही थे। फिर दूसरे भाई के गिन के आए तो 110 गिनती सही था। तो पहलवानों ने निर्णय लिया कि गिनती में कोई गलती नहीं है, ये भाई के 110 ही कटे हैं। तो जैसे हमने निर्णय लिया है, जिसका ज्यादा कटेगा उसके हक में हम जमीन करेंगे। तो निर्णय हो गया। अब जो पहलवान है दूसरे भाई के पास जाता है और कहता है कि अभी जो जमीन का विवाद था वो विवाद मेरे मन में नहीं है, वो जो होना था वो तो हो गया, आपने जीत लिया, अब आपके हक का जमीन हो गया। मगर आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे संभावना हुआ कि आपके झाड़ मुझसे ज्यादा कटे। तो वो भाई ने क्या कहा कि मैं
आपने मुझे देखा हर 1.5 से 2 घंटे मैं बाहर आ रहा था। आपको ये लगा कि मैं विश्राम करने बाहर आया हूं, मगर मैं विश्राम करने बाहर नहीं आया था, मैं अपना कुल्हाड़ी का धार करने बाहर आया था। और हर 1.5 घंटे में अपना कुल्हाड़ी का धार कर रहा था। और कुल्हाड़ी के धार करने के कारण क्या हुआ, कम वजन में मेरा ज्यादा झाड़ कटता, और मैंने कम समय दिया और मेरे झाड़ ज्यादा कटे। तो इससे हमें क्या भावार्थ निकालना है कि हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है, हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, मगर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत करना है। और स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें अपने आप को धार करता रहना पड़ेगा। धार क्या करना है, हमें पहले रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। किसके साथ? हमारे टीम के सदस्यों के साथ, हमारे सप्लायरों के साथ, हमारे कस्टमरों के साथ। दूसरा, धार क्या करना पड़ेगा, और वेस्टेज कम कैसे करें, और कम व्यक्तियों में कैसे काम ज्यादा हो, और इसको थोड़ा सिंपलर कैसे करें, और ऑटोमाइज्ड कैसे करें, इसी दिशा में कैसे करें, बस वही दिशा में हमें दिमाग लगाता रहना पड़ेगा, वो धार करता रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उसको अमल प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर प्रयोग में सफलता मिल रही है तो उसको अमल भी करना पड़ेगा। मतलब जो पापा जी हमको इस लॉकडाउन में समझाते थे, रोज हमारी क्लास लेते थे, या सब सीनियर्स जो एग्जीक्यूटिव्स मिलते थे, हाँ तो जी, पापा जी का कहना था कि अपने पुराने दिन याद करो, उतने ही मेहनत और लगन से लगो जब आपने करियर की शुरुआत की थी। राइट। तो ये बात सही कि ये समय वापस आ गया है कि वापस हम अपनी जो करियर की शुरुआत में जितनी मेहनत और लगन से करते थे, सीखने की भी एक इच्छा होती थी और हार्ड वर्क की रहती थी, स्मार्ट वर्क की, और अब तो चूंकि हम एक्सपीरियंस है तो स्मार्टनेस तो आ ही गई है, बिल्कुल जी, तो हमको फिर से लगना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपका कहना यही है? बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है कि जो थोड़ा सेफ जोन में आ गए थे, या थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, वो इस माहौल ने हमें जगा दिया है कि भाई भाई चढ़ा लो, सेफ जोन यानी रिलैक्स होने की। क्योंकि जैसे रिलैक्स हो रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, आप रिटायरमेंट मोड में आ गए हैं, जो यानी आपको काट लग रहा है, जंग लग रहा है, राइट। तो आपको अपने आप को वापस धार करना है, हमेशा अपने आप को पॉलिश्ड ही रखना है, अपने आप को शाइनिंग ही रखना है, तो आप खुश रहेंगे, तो आपका परिवार खुश रहेगा, आप टीम को खुश रख पाएंगे, सप्लायर और कस्टमर सबको खुश रख पाएंगे, तो इस जीवन का अर्थ भी निकल पाएगा। सर एक अतुल का क्वेश्चन है। हाँ जी, नमस्कार सर। अभी जो हमको मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे यहाँ पे नीचे नई लेबर आ रही है कुछ, और उनके साथ में हम अपने आप को किस तरीके से मैच करें, किस तरीके से उनके साथ में मैच करके हमारी वर्किंग को और आगे लेके आए, और उनसे अपना वर्क किस तरीके से करवाए ज्यादा से ज्यादा अपना। अतुल भाई, आपका आगे का सवाल स्पष्ट नहीं था। सर, अभी जो हमारे पास में नीचे नई लेबर आई है, नए आदमी आए हैं, उनके साथ में हम अपने आप को किस तरीके से मैच करें, और उस टीम के साथ में जुड़ के हम किस तरीके से अपने काम को ज्यादा से ज्यादा करवा पाए। यानी जो है वो यही है, पहले तो ये स्वीकार लेना पड़ेगा, राइट। पहले जो है यही है, और यानी इसको मैं एक कहानी के रूप में भी रखूं कि क्या जितना गलती कब होगी, जब ध्यान नहीं होगा, ध्यान कब नहीं होगा, जब उनको ज्ञान नहीं होगा। तो उनको ज्ञान कैसे, क्या क्या ज्ञान देना पड़ेगा कि उनका ध्यान बढ़े, कि गलतियां कम से कम हो, राइट। और अच्छी बात यह है कि वो ब्लैंक है, नई लेबर है ना, ब्लैंक शीट है, ब्लैंक शीट में आपको जो लिखना है वो लिख पाएंगे, राइट। और आप कल्पना करेंगे कि वो हमारे इशारा समझ लें, हम सिर्फ एक बार बोलें वो समझ ले, ऐसा होने वाला नहीं है। हमें बार बार शायद उसको समझाना पड़ेगा, शायद डेली कुछ प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि डेली इतना मिनिमम ट्रेनिंग देना पड़ेगा। हमें उनको ये कम्युनिकेशन, यानी वही मैंने कहा कि कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन भी इस तरीके से करें कि उनको क्लियर, सरलता से समझ में आ जाए। कोई व्यक्ति अपने खुद के पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहता है, राइट। वो भी कुछ अच्छा ही करके जाना चाहता है,
मगर उसे अच्छा क्या है वो पता है तो वो अच्छा कर पाएगा, राइट। वो अच्छा क्या है वो समझाना हमारी जवाबदारी है, राइट। और वो उसमें वो भाव आए वो जो समझाना हमारी जवाबदारी है। यानी समय थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, शायद कोई चार्ट बनाने पड़ेंगे, कोई सरल तरीके से उनको समझ में आ जाए, ये करना पड़ेगा। इसमें एक दीपक का भी सजेशन और है सर, एक मिनट दीपक भी बोलना चाहेगा। हाँ जी। सजेशन ये है कि नए आदमी है तो ब्लैंक है पूरे, और हाँ जी, हम चाहें कि हम अपने कंफर्ट जोन में मिलके साथ में काम करें, बिल्कुल तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और नीचे सब गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस समय सब जन एज पे काम कर रहे हैं और हमको साथ में ही उनके लगना पड़ेगा, और पूरी प्रोसेस में कहीं भी रुकावट आ रही है राइट, तो उसको हमको ब्रिज बन के वो सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। और ये निश्चित करना पड़ेगा कि ये आदमी भी कंफर्ट फील करे हमारे यहाँ काम करने में, और रिपीटेड वापस ये आए, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये वापस आए। राइट। दूसरी बात है कि इन लोगों को प्रॉपर तरीके से बीमारी नहीं हुए, वो सब चीज की सेफ्टी हमको ही, क्योंकि हम देखेंगे तो ये सब चीज का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे होएगा, नहीं तो काफी तकलीफ हो जाएगी सर पर्टिकुलर इस पीरियड में। यानी वो तो हम जैसा नियम बनाएंगे वैसे ही बनेगा। अगर आप कंपलसरी करते हैं और आप अपने वहाँ प्राथमिकता देते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, हाँ, तो वो करेंगे। जोरदार आपका सेशन रहा। यही जो दीपक ने आंसर दिए तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जितनी भी आ रही है लेबर पूरी नई है, और आज अपना दायित्व जितने भी एचओडी बैठे हैं ये सब पुराने और अनुभवी लोग हैं सब, राइट। तो उन सब का दायित्व बनता है कि उनको अपन को साथ में लेके चले। बिल्कुल, अगर जब तक उनसे अपन मैचिंग नहीं मिलाएंगे, उनके साथ तालमेल नहीं मिलाएंगे, तब तक काम नहीं चलने वाला। राइट। जितने भी एचओडी लेवल के लोग हैं, जितने भी अनुभवी लोग हैं, सबका मन जो आज आपने बोला ना कि समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, तो समय आ गया है। अगर हम नहीं बदले तो जग नहीं बदलेगा। अपन जग को सुधारने को नहीं चलना है, पहले अपनी सोच बदले, जैसा आपने लिखा है कि अपने को आज के समय की और परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ेगा। तो पहले अपन बदले, अपनी सोच बदले, तब अपन नीचे की सोच बदलेंगे, तब अपना जग जीत पाएंगे। तो सभी से ये अतुल ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, क्या सबके लिए लागू होता है जो आज सब परिस्थिति से सब जूझ रहे हैं? तो सभी का आंसर यही है कि अपन बदले, अपनी सोच बदले, तो ही काम हो पाएगा। एब्सोल्युटली। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण सर। जय श्रीमन्नारायण। एक आपने दादा नानक कहानी में एक कहानी की सैंपल आया, बढ़िया से गोडाउन में रखी है। आपका आवाज टूट रहा है सर। एक इस वो वाली कहानी कौन सी जी? मेरे को सुनाई नहीं दिया। सैंपल वाली कहानी फिर से एक बार सबको उदाहरण दीजिए। ओके ओके। यानी एक व्यक्ति ने अपने सेल्समैन को सवाल किया कि भाई वो नया हमने सैंपल बनवाया था वो दिख नहीं रहा है। तो सेल्समैन ने कहा कि मैंने उसको अच्छे तरह रैप करके पैक करके गोडाउन में संभाल के रखा है। तो जो लीडर थे वो थोड़ा उग्र हो गए और कहा कि हम कितना भी अच्छा सैंपल बना दें, अगर वो दिखेगा तो ही बिकेगा, राइट। हमें उसको डिस्प्ले सही करना पड़ेगा। हमें उसको डिस्प्ले सही करेंगे तो शायद जो हमारा ग्राहक आ रहा है वो उसके नजर में आएगा, उसका शायद हाथ आगे बढ़ेगा, शायद वो उसको चेक करेगा और शायद वो फिर सेल होने की भी संभावना है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें उसको डिस्प्ले सही करना पड़ेगा, राइट। राइट। नहीं, आवाज आपका म्यूटेड है जी। सर इसीलिए मैं बार बार मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल बीच बीच में दिखा रहा हूँ। हाँ ये अपना मतलब ये पर्पस ही है। Yes. एक एनपीसी आई एम रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी, हाँ जी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। हाँ,
एक मिनट। सबसे बढ़िया बात आपकी आप ये लगी कि आज हमको सब चेंज करना पड़ेगा। काफी चेंजेस आ रहे हैं। पहले नॉर्मली इतने चेंजेस आते नहीं थे लाइफ में या वर्किंग में। अभी आपने बोला कि भाई जो चेंज एक्सेप्ट करेगा वही। म्यूट हो गए जी आप। चेंज में सबको मोटिवेट करके आगे हम एक दूसरे को बढ़ाएंगे और मोटिवेशन रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है सक्सेस आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में हाँ जी, हाँ सर, बोलिए सर। चेंज के लिए हमें चेंज को पॉजिटिवली देखना पड़ेगा कि चेंज में ही नया सीखने में ही, नया डेवलप करने में ही आनंद लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अब मैं लास्ट में पापा जी से बोलूंगा कि पापा जी भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जो सबसे ज्यादा पूरा सीरियसली और रिलीजियसली अगर ये वेबिनार को कोई देख रहा था और फॉलो कर रहा था तो सीनियर मोस्ट पापा जी की पूरा फोकस था। पापा जी बात करेंगे। एक मिनट, एक लोगों के डाउट्स थे जो कुछ पूछा। बंकिम मास्टर ने हैंड रेस किया था, क्वेश्चन भी किया है, तो दादाजी के पहले वो क्वेश्चंस ओके। बंकिम मास्टर ने भी कुछ हाथ रेस किया था। गोपाल बड़े, आपका बंकिम मास्टर का कोई सवाल या कुछ है? अनम्यूट करो, आपका सुनाई नहीं दे रहा। गोपाल बड़े, आपका सुनाई नहीं दे रहा। गोपाल बड़े, आप अनम्यूट करो, अनम्यूट। चलो, किसी ने सर एक और Q&A में क्वेश्चन किया है, हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट इन एनीथिंग। आपको आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा सर। हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट इन एनीथिंग। हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट इन एनीथिंग। कंसिस्टेंसी यानी क्या है? आदत है। कंसिस्टेंसी इज एन हैबिट। अभी आदत को क्या है, कोई भी कार्य हम हर रोज करते जाएंगे तो वो आदत बनेगी। तो आदत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें अपने आप को पहले थोड़े दिन या थोड़े सप्ताह या 1 या 2 महीने तक भी शायद हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा। 1 to 31 डे जो हम ट्रैकर बनाते हैं या जो हाजिरी पत्रक में सिर्फ वो लिखते हैं कि इस चीज के लिए मुझे कंसिस्टेंट होना है, हो रहा है तो टिक करें, नहीं हो रहा है तो क्रॉस करें। हर रोज करते जाएं, तब तक उसको टिक करते जाएं या क्रॉस मारते जाएं जब तक वो हर रोज टिक नहीं हो रहा है। यानी पहले हम हमारे आदत बनाते हैं, फिर हमारे आदत निर्णय लेंगे या हम बनेंगे या टूटेंगे। तो कंसिस्टेंसी एक आदत है, राइट? तो उसको जैसे हम आदत नए बनाते हैं वैसे ही कंसिस्टेंसी भी हम अपने आप में ला सकते हैं। बस जागरूक होना पड़ेगा और जब तक वो आदत नहीं हो गई वो फॉलोअप करता रहना पड़ेगा। दादाजी को आ जाऊं मैं, ओवर टू दादाजी। अभी और किसी का कोई है नहीं, आई थिंक। हाँ सर, जय श्री नारायण। आपने मधुसूदन परिवार को भी सब साथ में, सब मधुसूदन परिवार को भी जय श्री नारायण। आपने जो बोला कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, इसको भगवान की कृपा ही अपने को मानना चाहिए पॉजिटिव वे में। एवं अभी अपने सब चीजों को परिवर्तन समय के साथ श्रद्धा और ध्यान रखकर पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, तो अपन इस फेज को भी बहुत अच्छी तरह पार कर लेंगे। आज आपने जो संदेश दिया है वो बड़ा अमूल्य है और उसी को मैं समझता हूँ सब लोगों को बड़े स्पष्ट शब्दों में आपने बताया है कि जो हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा जो हो गया, और वो अपने नहीं भगवान की कृपा से हो रहा है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेकर अपने कार्यकाल को अच्छा परिवर्तन लाकर अच्छी मेहनत के साथ फुल लगन के साथ करेंगे तो ये समय बड़े अच्छे ढंग से पार हो जाएगा और हर आपत्ति में आगे चल के कुछ न कुछ सफलता ही मिलती है। राइट। हर विपत्ति में उन्नति अवश्य है। उन्नति अवश्य ये जो है बिल्कुल हर विपत्ति में। ये बड़े अच्छे कोटेशन आपने दिए और मैं समझता हूँ सब मधुसूदन परिवार इसको ध्यान में लेके इसी ढंग से चलेंगे तो अपन ये बड़े आसानी से पार कर जाएंगे। जय श्री
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे ढंग से आज मधुसूदन परिवार का आपने ये जो वेबिनार लिया और एक इतनी अच्छी शुरुआत हो गई है। मैं तो ये मानता हूँ कि कोरोना की बहुत से अच्छे पॉइंट हैं जिसके कारण हमको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने का मौका मिला, हमको अपने परिवार के बीच में रहने को मिला, उतना ही सामाजिक के साथ साथ आध्यात्मिक से भी बहुत बड़ा जुड़ा हुआ, और इन सब के साथ साथ हमारा बहुत सा टाइम जो सोशलाइजिंग में अननेसेसरी वेस्टेज होता था वो सब भी बंद करने मिला। ये सब चीजों की भी समझने मिला, टाइम मैनेजमेंट का। और अबव ऑल सबसे ऊपर ये है कि ये जो डिजिटल मीडिया का हमको ये सब बेनिफिट मिला, जिससे आज हम इतने ये वेबिनार के साथ साथ इतने मेडिकल वेबिनार्स कर पा रहे हैं, इतने सब कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत सारी उपलब्धि है। तो अब उम्मीद है कि हमारा पूरा मधुसूदन परिवार आगे बढ़ेगा, इस कठिन समय से भी आगे आएंगे, और साथ ही साथ आपका मार्गदर्शन और गाइडेंस हमको मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ इस समय के लिए थोड़ा अल्प विराम लेंगे, विराम लेके अगली क्लास में फिर मिलेंगे। खूब खूब थैंक यू। जय श्री नारायण। थैंक यू सर।